नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट भूषण। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि इंजरी क्लेम एमएससीटी कोर्ट में किस तरह से फाइल किया जाता है, और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो मुआवजे के लिए कौन कौन व्यक्ति कोर्ट में ऐसा क्लेम दाखिल कर सकते हैं और किस किस को ये मुआवजा मिलेगा, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो पुलिस एफआईआर कर देती है, और एफआईआर में सेक्शन 279 और 304A के तहत ये एफआईआर दाखिल की जाती है। व्हीकल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है, और वही डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं जिनके तहत आप इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ और गाड़ी के ओनर के खिलाफ एमएससीटी में क्लेम दाखिल कर सकते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ऐसे एक्सीडेंट में, तो कौन कौन लोग होते हैं कि जिनको ये क्लेम फाइल करने का अधिकार होता है। तो सबसे पहले वो व्यक्ति जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जिसे कह सकते हैं आश्रित है। तो मरने वाले व्यक्ति की पत्नी, उसके बच्चे, उसके बूढ़े माँ बाप, और यदि महिला की मृत्यु हो तो उसका पति और उसके बच्चे, ये इस केस में क्लेम फाइल कर सकते हैं। और यदि किसी बैचलर व्यक्ति की, जो कि जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में, तो उसके माता पिता यह क्लेम फाइल कर सकते हैं। और आवश्यक दस्तावेज इसके लिए क्या क्या होते हैं, तो पहले तो एफआईआर की कॉपी, पंचनामा की कॉपी, गाड़ी का आरसी, गाड़ी के ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी, कमर्शियल व्हीकल हो तो उसका परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें आपको पुलिस स्टेशन से प्राप्त हो जाएंगी। और उसके बाद मरने वाले व्यक्ति के बारे में भी और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको भी दाखिल करना बहुत ज़रूरी होता है। वो सबसे पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये प्रूफ हो जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु जो है वो सड़क दुर्घटना में हुई है। और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत जल्दी ना मिले तो भी प्रोविजनल कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो भी आप पुलिस स्टेशन से ले सकते हैं, उसको लेकर आप ये क्लेम फाइल कर सकते हैं। उसके बाद मरने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी थी, उसके लिए मरने वाले व्यक्ति का कोई भी एज प्रूफ जहां पर उसका बर्थ डेट लिखा हुआ हो, वो चाहे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कोई भी, इनमें से कोई भी एक चीज आपको कोर्ट में जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद उस मरने वाले व्यक्ति का इनकम कितना था, वो कितना पैसा कमाता था। हो सकता है कि वो कहीं पर नौकरी कर रहा हो तो उसका सैलरी सर्टिफिकेट, या फिर उसका कोई खुद का बिजनेस हो तो वो कितना इनकम टैक्स भरता था, उसके आईटीआर, या फिर उसके बैंक स्टेटमेंट। ये सारी चीजें उसके इनकम प्रूफ के तौर पर कोर्ट में आप साबित कर सकते हैं। उसके बाद जो भी व्यक्ति इसमें पेटिशनर बन के जा रहा है, जो कि क्लेम फाइल कर रहा है, तो उसका उस व्यक्ति के साथ, मरने वाले व्यक्ति के साथ रिश्ता क्या था, ये साबित करने के लिए अगर पत्नी है तो वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दे सकती हैं, बच्चे हैं तो वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर सिंपल सी बात, रेशन कार्ड होता है, रेशन कार्ड में पूरे फैमिली की डिटेल्स आती है, वो भी इस रिलेशनशिप के तौर पर कोर्ट में एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी और एक्सीडेंट में इन्वॉल्व व्हीकल का जो मालिक है, उसके खिलाफ ये पिटीशन फाइल किया जाता है एमएससीटी कोर्ट में। फिर दोनों को नोटिस निकलेगा, और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो एक बहुत जरूरी बात होती है। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है एक्सीडेंट में, और उसका जो इनकम है पर मंथ 10,000 रुपए हम कंसिडर करते हैं एक उदाहरण के तौर पर। तो उसका पूरे साल का इनकम कितना हुआ, 1,20,000 रुपया। अब ऐसा है कि हर वो व्यक्ति जितना पैसा कमाता है पूरा का पूरा तो अपने परिवार के ऊपर खर्च नहीं करता, कुछ उसे अपनी खुद की जरूरतें भी होती है, उसके लिए उसे खर्च करना पड़ता है। तो कोर्ट ऐसा कंसिडर करता है कि वो व्यक्ति 1/3, 1/3 जो हिस्सा है अपने इनकम का वो खुद के ऊपर खर्च करता है,
और 2/3 इनकम अपने परिवार के लिए बचा कर रखता है। तो अब आप सोचिए 1,20,000 जो कि एनुअल इनकम हमने पकड़ी, उसमें 2/3 कितना होता है? 80,000। मतलब कि 80,000 रुपए ये इंसान अपने परिवार पर खर्च करता है। तो ये उसके बाद एक और चीज होती है जो कि होता है मल्टीप्लायर, जिसको हिंदी में गुणांक कहते हैं। ये जो गुणांक होता है ये वैरी करता है मरने वाले व्यक्ति के एज के ऊपर, एज के स्लैब के अनुसार। अब थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 15 ऐसा एक गुणांक होता है। तो आप ये सोचिए 80,000 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, आंसर कितना आएगा? ये होता है 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए है, इतना ही कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, ये सिर्फ मॉनिटरी लॉस होता है, उस फैमिली का मॉनिटरी लॉस। अब जो पत्नी है उसने भरी जवानी में अपने पति को खो दिया है, तो उसको कंसोर्टियम की अमाउंट कोर्ट लगभग 1 लाख रुपए दे देता है। जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी लव एंड अफेक्शन, क्योंकि इतने बचपन में ही, इतनी कम उम्र में ही अगर पिता का साया उनके माथे से हट जाता है तो उनको लव एंड अफेक्शन के लिए 1 लाख रुपए और दिए जाते हैं। फिर मरने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस के तौर पर 25,000 रुपए, मतलब देख लीजिए 2,25,000 रुपए ये अदर हेड्स के अंदर मिल जाते हैं। सो 12 लाख प्लस 2,25,000 मतलब टोटल जो कॉम्पेंसेशन की अमाउंट मिलने वाली होती है वो है 14,25,000। और इसके साथ साथ लगभग 8 या 9% इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पिटिशन टिल द रियलाइजेशन ऑफ द अमाउंट, इतना कॉम्पेंसेशन जो इंटरेस्ट रेट, इस इंटरेस्ट के तहत इंश्योरेंस कंपनी को देने का ऑर्डर होता है। इस तरह से पूरा का पूरा इंश्योरेंस क्लेम का कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, यदि आपने एक्सीडेंट के बाद एफआईआर नहीं किया, क्योंकि हम कई बार हमारे देश में देखते हैं कि ड्राइवर के साथ या फिर गाड़ी के ओनर के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कहाँ पुलिस के झंझट में पड़े हम नहीं एफआईआर करेंगे। तो अगर आपने एफआईआर नहीं की तो आप कभी भी इस क्लेम का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसलिए मेरी आप सबसे ये विनती है कि यदि आप कहीं पर ऐसे एक्सीडेंट के शिकार होते हैं तो कृपया करके पुलिस को इसकी जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि एक जरूरी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कानून हमारा दोस्त है, इसलिए कानून से दूर मत भागिएगा। आज के लिए इतना ही, बस जाते जाते आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।